नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए देवभूमि से जुड़ी हुई तमाम खबरें। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही सामने आया उसके बाद ये तो तय हो गया कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जहां बीजेपी अपने दम पर भी सरकार नहीं बना पा रही है और अपने गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर अब सरकार बनाने की तैयारी है, तो कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लगातार अपनी जीत बता रही है और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आया है उसे कांग्रेस की जीत बता दिया। करण मेहरा ने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी बहुत ही सौम्य हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, उसी के चलते उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 233 सीटें लेकर आया है और हमने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया है। तो राहुल शुभ संकेत है और राहुल गांधी जी और खड़गे जी की मेहनत, जिस तरीके से खड़गे जी आक्रामक होकर अपनी बातें रखते हैं और एक शालीनता से अपनी बात रखते हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा उन्होंने निकाली और जितने वो शालीन है। कल भी मैं उनके जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो बिल्कुल एक साधारण जैसे वो रोज रहते हैं वैसे ही थे। कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, बातों में कोई ओछापन नहीं, वो उनकी वजह से हुआ है। और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो है 233-34 सीटें लेके आया है, ये एक बड़ी बात है। और बीजेपी को फुल मैंडेट से हमने रोका है। 303 सांसदों से हम उनको 241 सीटों पर लेके आ गए हैं और थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई। मैं उसमें टिकट बंटवारे को भी कहूँगा, कुछ और कमियां थी। अगर वो सब चीज़ ठीक रहा हो तो निश्चित हम चुनाव जीतते। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सीटें आई हैं और इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत हुई है, ये कांग्रेस के स्थानीय नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में कांग्रेस को एक भी सीट पांचों में से नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इस तरह से प्रसन्न नजर आ रही है जैसे जीत कांग्रेस की ही हुई है, बीजेपी की नहीं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही सामने आया उसके बाद तो ये तय हो गया कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जहां बीजेपी अपने दम पर भी सरकार नहीं बना पा रही है और अपने गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर अब सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लगातार अपनी एक बड़ी जीत भी बता रही है और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसे कांग्रेस की जीत बता दिया। करण मेहरा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी बहुत ही सौम्य हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, उसी के चलते उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ये सीटें लेकर आया है और हमने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बड़ी संख्या में अवैध खनन होता है और अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने मुझसे कई बार शिकायत की है और ऐसे में मैं अब हरिद्वार में अवैध खनन नहीं होने दूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्थानीय लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि कई ऐसे दबदबे वाले लोग हैं जो खनन करते हैं और हम जब शिकायत करते हैं तो कुछ नहीं होता है। अब ये अवैध खनन बंद होना चाहिए, इससे स्थानीय लोगों को भी नुकसान होता है और राज्य को राजस्व का नुकसान होता है। वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हरीश रावत ने कहा कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बड़ा बयान दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे हरीश रावत ने कहा कि आज जितना खनन हो रहा है वो सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक साहसपूर्ण बयान दिया है। लोकतंत्र में कोई भी जो जीत जिसको हम लोग कहते हैं, या सांसद बनना, विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनना, ये जनता के आशीर्वाद से ही होता है।
नेतृत्व का मार्गदर्शन होता है और जनता का आशीर्वाद, ये जब दोनों मेल खाते हैं तो सफलता मिलती है। और भारी बहुमत से हरिद्वार की जनता ने यहाँ जिताकर हमको भेजा है। हम हरिद्वार की जनता का बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। और तमाम हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन एकजुट होकर के और इस चुनाव अभियान को अंजाम तक पहुंचाया है, जीत हासिल की है, ये उन सब कार्यकर्ताओं का ही जो उत्साह था कि हम इस जीत को हासिल कर पाए। और ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की विचारधारा की जीत है और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जीत है। तो अपनी जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए और हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, आप तो स्वयं पहुंचे हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करने के लिए और इस दौरान उन्होंने अपनी जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। वैसे भी क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता उसकी एक रीढ़ की तरह होते हैं जो जी जान से जुटकर इस दौरान मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। और जिस तरीके से अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है अब और ज्यादा बढ़ गया होगा। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वाकई त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत के बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल काफी बढ़ गया है। हालांकि जब गंगा पूजन के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर हर की पौड़ी पर आए तो उन्होंने अपनी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत और क्षेत्र की जनता की जीत बता दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने अवैध खनन को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जब वो यहाँ पर प्रचार कर रहे थे हरिद्वार क्षेत्र में तो लगातार अवैध खनन की शिकायतें उन्हें मिलती रही हैं और इसी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री तत्काल अवैध खनन जो खासकर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में होता है, उस पर तत्काल लगाम लगाए यहाँ पर। तो उन्होंने साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी अवैध खनन पर तत्काल रोक की मांग की है। इसी को देखते हुए जो अवैध खनन की बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है तो उसे लेकर बड़ा भूचाल की स्थिति यहाँ पर हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हरिद्वार क्षेत्र में करीब पिछले 3 महीने से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही हैं। जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो खनन माफिया है वो अवैध खनन लगातार करते रहे हैं, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इसको देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये जो बयान है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान है वो तो महत्वपूर्ण है और जीत के बाद ही कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है कि हरिद्वार की जनता को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना है। लेकिन इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रुपेश, उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान? देखिए, हरीश रावत ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है वो भी अवैध खनन से संबंधित है, क्योंकि जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण हरिद्वार का जो विधानसभा का क्षेत्र है वहां पर बहुत धड़ल्ले से, लक्सर क्षेत्र में बहुत धड़ल्ले से जो अवैध खनन है वो किया जाता है। इसी को रोकने की मांग उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ने भी की है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अवैध खनन को रोकने की मांग यहाँ पर की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए रुपेश वालिया। और उधर उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। पिछले कई महीनों से राज्य में निकायों के चुनाव पर कसरत चल रही है, लेकिन सरकार अब तक इसके लिए फाइनल स्टेज तक औपचारिकताओं को नहीं पहुंचा पाई है और इसका नतीजा ये रहा कि लगातार नगर निकाय के चुनाव पर संशय बना हुआ है और सरकार अब तक इस पर चुनाव कराने की कोई तारीख तय नहीं कर पाई है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग किसी भी दिन निकाय चुनाव घोषित कर सकता है। स्थायी निकाय प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और ऐसे प्रत्येक जनपद के लिए हम 3 प्रमुख कार्यक्रम टोली भेजने वाले हैं जो निकाय के विभिन्न क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों के नाम का पैनल लेकर आएंगे और उसके बाद हम जनता की तरफ से व्यापक सर्वे के बाद प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी निकाय चुनाव जीते, इस मजबूती के साथ हम चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे।
देखिए, निकाय चुनाव किसी भी दिन अब निर्वाचन आयोग घोषित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके कार्यकर्ता और ऐसे प्रत्येक जनपद स्तर के लिए हम 3 प्रमुख कार्यकर्ता टोली हम भेजने वाले हैं, जो निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल लेकर आएंगे। उसके बाद हम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी का विषय हो और जनता द्वारा एक व्यापक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। पिछली बार भी अधिकतर नगर पालिका नगर निगम भारतीय जनता पक्ष में थी। इस बार हम 100% के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे और सभी नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसे रणनीति के तहत हमारा चुनाव। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो उत्तराखंड में आ चुके हैं और एक बार फिर 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और परिणाम आने के बाद तुरंत निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जुट चुके हैं। हालांकि चुनाव की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव जो है जल्द हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तिथि का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, निर्वाचन आयोग के पास ये निर्णय है और आप देखने को बहुत जल्दी ये मिलने वाला है कि निकाय चुनाव की तिथि जो है वो जल्द ही घोषित हो सकती है। हालांकि भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, विशेष टोली का गठन भी कर दिया गया है, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो कि निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी और आखिर ये बात सामने आएगी कि आखिर निकाय चुनाव में भाजपा के कौन से प्रत्याशी जो है वो भागीदारी करेंगे और कौन हिस्सा लेंगे। फिलहाल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जल्दी निकाय चुनाव हो सकता है। फिलहाल प्रशासकों का 3 महीने का कार्यकाल जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन जल्दी ऐसा सुनने को मिल सकता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो जल्द ही निकाय चुनाव के लिए अब तिथि भी घोषित कर दे। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर ली हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो। देखना ये होगा कि आखिर निकाय चुनाव जो है कितने देर में और कितने वक्त में संपन्न होता है और कितनी जल्दी उसकी तिथि की घोषणा की जाती है। जी बिल्कुल, तिथि की घोषणा तो अभी नहीं की गई है आलोक, लेकिन अगर विशेष तौर पर हम बीजेपी की बात करें तो हमने देखा कि चुनाव कोई भी हो, चाहे निकाय चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, बीजेपी पूरे तरीके से हर चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। क्योंकि आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली थी और अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तो निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कमर कस चुका है। जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव की तैयारियां जो है तेज कर दी गई है और भाजपा पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए। अपने प्रत्याशियों को भी वो कहीं ना कहीं एक बात कह चुकी है कि ये प्रत्याशी होंगे, हालांकि इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है। और जैसा आपने भी बताया कि हर चुनाव में भाजपा जो है कमर कस के रहती है। विधानसभा चुनाव का आप कह लीजिए या लोकसभा चुनाव जब आप था तो उससे पहले ही 6-7 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी और अब निकाय चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखना ये होगा कि भाजपा की ये जो फैसला है, ये जो तैयारियां हैं किस हद तक कामयाब साबित होती हैं, क्योंकि ऐसा तो देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव की अब तक घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने से पहले ही भाजपा जो है अपनी कमर कस चुकी है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बीजेपी तो कमर कस चुकी है, लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में अभी आपने देखा कि लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम आए, जो नतीजे आए, कांग्रेस को तीसरी बार शिकस्त झेलनी पड़ी है और अब क्योंकि निकाय चुनाव सामने है, कभी भी तिथि घोषित की जा सकती है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या अभी तक नहीं? लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं एक निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारियां मजबूत कर रही है और ग्राउंड लेवल तक, बूथ लेवल तक कांग्रेस की कोशिश है कि निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं वो जीत दर्ज करे। इसके लिए वो पहले से ही बूथ लेवल से तैयारियां जो है शुरू कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा गहरा असर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि लगभग 1 से 2 लाख के वोटों के बीच में ही लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो इसका कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जब बूथ स्तर से कार्यक्रम किए जाएंगे और बूथ स्तर से तैयारियां देखने को मिलेंगी तो उस दौरान हो सकता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिले। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा अपनी तैयारियां कर रही है और कमर कस चुकी है, उस हिसाब से साफ ये नजर आता है कि भाजपा को फायदा जरूर होगा निकाय चुनाव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आलोक।
उधर केंद्र पोषित योजनाओं की करोड़ों की राशि के भुगतान की प्रक्रिया बदल चुकी है। नई व्यवस्था से उन बैंकों को झटका लगेगा जिन्हें CSS के तहत जारी होने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार मिलता है। केंद्र सरकार ने SNA स्पर्श मॉडल पर काम करने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की है। केंद्र ने अपनी योजनाओं के तहत जारी होने वाली धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये योजना लागू की है। स्पर्श मॉडल के तहत अब राज्य सरकार को स्वीकृत केंद्र पोषित योजनाओं की धनराशि सीधे प्राप्त नहीं होगी। तो करोड़ों की राशि के भुगतान की जो प्रक्रिया है वो बदली गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। स्पर्श मॉडल पर काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत से जीत मिलने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत के लिए इस दौरान धन्यवाद दिया। इस दौरान मयंक गुप्ता ने कहा कि इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी का मत प्रतिशत 51% हुआ है, जो उनके लिए बड़े गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 1,65,000 के करीब मतों से जीत मिली है, जो उनके कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जिन कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो लगातार दिन रात एक किया है जिन्होंने, और जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन सबकी मेहनत का फल है जो हम उत्तराखंड में 5 सीटें जीते हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,65,000 लगभग वोटों से विजयी हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उधर उत्तरकाशी में सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गया 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के 9 सदस्यों की खराब मौसम के कारण मृत्यु होने की सूचना मिली है। बाकी सदस्यों के इस उच्च हिमालयी ट्रैक रूट में फंसने की भी सूचना है। प्रशासन ने इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही फंसे ट्रैकर्स को निकालने के लिए बुधवार सुबह टीम भेजी और वायुसेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया। 9 ट्रैकर्स की मृत्यु की खबर है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे 11 ट्रैकर्स को इस दौरान रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 8 ट्रैकर्स को सहस्त्रधारा हेलीपैड और 3 को भटवाड़ी पहुंचाया गया। वहीं अन्य 2 ट्रैकर्स स्थानीय गाइड के साथ पैदल मार्ग से बेस कैंप कुश कल्याण से सिल्ला गांव पहुंचे। 5 ट्रैकर्स के शव भटवाड़ी लाए गए हैं। बाकी ट्रैकर्स के रेस्क्यू के लिए 6 जून सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। 22 में से 21 लोग बेंगलुरु जबकि 1 महाराष्ट्र के निवासी हैं। तो मौसम खराब होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और मॉनसून ने अपने ही देश में एक से दूसरी जगह जाने के लिए नेपाल पर निर्भर भारतीयों को अपनी सड़क और पुल जल्द मिलेगा। उत्तराखंड के टनकपुर में थपलियाल खेड़ा गांव के लोगों के लिए भारतीय सीमा पर वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आजादी के बाद से अब तक लोग नेपाल के रास्ते का सहारा ले रहे थे, लेकिन अगले मॉनसून सीजन में पहली बार अपने वतन में बने पुल से ही आवाजाही कर सकेंगे। इसके अलावा गांव को जोड़ने के लिए जल्द एक सड़क भी बनाई जानी है। भारत नेपाल सीमा पर बसे टनकपुर के थपलियाल खेड़ा के ग्रामीण लंबे अरसे से सड़क और शारदा पुल की मांग कर रहे हैं। दरअसल मॉनसून सीजन में शारदा नदी के उफान पर होने के कारण इसका एक हिस्सा थपलियाल खेड़ा गांव के पास नाले के रूप में बहता है। तो भारतीय सीमा पर होगा वैली ब्रिज का निर्माण, जल्द मिलेगा पुल और इसके साथ ही सड़क का भी निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के बाद अब इलाके के लोगों की जो मांग है उनको पूरा करने की पहल की जा रही है। जल्द ही यहां सड़क का भी निर्माण होगा, इसके साथ ही पुल का भी निर्माण किया जाएगा। भारतीय सीमा पर होगा वैली ब्रिज का निर्माण।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता गत 25 मई से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद हैं। आरोप है कि इन्होंने साहनी के खिलाफ झूठी शिकायत सहारनपुर पुलिस को की थी। बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या के मामले में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ पुलिस को लगातार साक्ष्य मिल रहे हैं। अब अजय गुप्ता के मोबाइल से पुलिस को एक ऑडियो मिला है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो साहनी को धमकाने से संबंधित है। इस धमकी के बाद ही साहनी ने पुलिस से शिकायत की थी। मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो इस पूरे मामले में अब कई अहम सुराग भी मिले हैं। आपको बता दें कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को 25 मई से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद किया गया है। आरोप है कि इन्होंने साहनी के खिलाफ झूठी शिकायत सहारनपुर पुलिस को की थी। बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या के मामले में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ पुलिस को लगातार साक्ष्य मिल रहे हैं। अब अजय गुप्ता के मोबाइल से पुलिस को एक और ऑडियो मिला है और बताया जा रहा है कि ये ऑडियो साहनी को धमकाने से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में अब तक कई अहम सुराग मिल चुके हैं, कई साक्ष्य पुलिस जुटा चुकी है। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।